हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का आज एपिसोड नंबर है 19, जिसमें हम पढ़ेंगे विभव। विभव टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। विभव क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और सेल विभवांतर क्या होता है, ये सब चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टीचर्स को कंफ्यूजन रहता है, तो आज ये टॉपिक पढ़ करके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आ जाएंगी बच्चों। गौर करना शुरू करो, बिल्कुल आसान और सिस्टमैटिक तरीके से पूरा टॉपिक आएगा बच्चों। इधर देखो, आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि सर किसी तार के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो आवेश बहता है और धारा बहती है। ये बात हमने पढ़ी हुई है। लेकिन आप एक बात सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को या इस आवेश को बहाने के लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, मतलब इसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है वही विभव होता है। पहले तो सिंपल शब्दों में ये समझ लो, क्या कि आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उसी को हम विभव कहते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़े से फिजिक्स के विभव की बात कर लेते हैं। अपने फिजिक्स में पहले विभव क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो, ये मान लो कोई प्लस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। विभव समझा रहा हूं फिजिक्स की भाषा में। क्या होता है कि अनंत से मैं किसी आवेश को, यहां पर 1 कूलम आवेश है, इस आवेश को अनंत से मैं विद्युत क्षेत्र में लाना चाहता हूं। ठीक है, कहां से ला रहा हूं? अनंत से। कहां पर ला रहा हूं? विद्युत क्षेत्र में। तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कार्य करना पड़ेगा उसी को ही विभव कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास फिजिक्स के हिसाब से विभव की परिभाषा हुई बच्चों। ठीक है, आप इसको समझें कि जो किया गया कार्य विभव है, तो किया गया कार्य क्या है? W। ठीक है, कितना जो कार्य है वही विभव कहलाता है। तो W बराबर E है हमारे पास विभव। E क्या है? विभव। और W क्या है? किया गया कार्य। ठीक है, एक आवेश को यहां से यहां तक लाए तो E कार्य करना पड़ा, तो W बराबर था E। अगर 2 आवेश को लाना होता तो कार्य 2E करना पड़ता। ठीक है, अभी तो आप देखो कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव है, इसका मतलब W बराबर E है, कार्य ही विभव है। लेकिन अगर आवेश 2 कूलम लाना पड़ता बच्चों, तो कार्य 2E करना पड़ता। और अगर आवेश 3 कूलम लाते तो कार्य 3E करना पड़ता। तो अगर आवेश Q कूलम लाते तो अपने को किया गया कार्य क्या हो जाता? W बराबर Q इंटू E। ये बात समझ में आई बच्चों? देखो, एक आवेश यहां से यहां तक लाते हैं तो कार्य होता है E, 2 लाएंगे तो 2E, 3 लाओगे तो 3E। ठीक है, और Q आवेश लाओगे तो कार्य कितना होगा? QE। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया W बराबर Q इंटू E। और आपको विभव निकालना है, विभव है आपके पास E बराबर हो गया W बटा में Q। ठीक है, W क्या है? किया गया कार्य। Q क्या है? आवेश। ठीक है, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। तो ये विभव की परिभाषा होगी। और आपके पास कार्य क्या है? जूल। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। आवेश की इकाई होती है कूलम। तो जूल प्रति कूलम हो गया ये इसकी इकाई। ठीक है, और जूल प्रति कूलम को आप क्या कहते हो? वोल्ट। ठीक है, तो जूल प्रति कूलम होता है वोल्ट, इसलिए विभव की इकाई जो है आपकी क्या है बच्चों? वोल्ट है। ठीक है, तो ये तो हुई
फिजिक्स का विभव की परिभाषा, फिजिक्स के विभव की परिभाषा। लेकिन हमें तो कौन सा पढ़ना है, केमिस्ट्री का। और सच तो यह है कि इस विभव की परिभाषा जो है, ये वाली विभव की परिभाषा कहीं काम में भी नहीं आती। एक जगह छोड़ करके नेल्सन समीकरण के अंदर एक जगह इसका यूज होता है, इसके अलावा जितने भी हम प्रश्न करते हैं उनमें कहीं भी इस परिभाषा का उपयोग नहीं होता। तो परिभाषा आप मेरे शब्दों में सुनो फिर, जिसका यूज हर जगह होगा और बेहद आसान होगी। ठीक है, तो विभव की परिभाषा मेरे शब्दों में और केमिस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो सीखेंगे अब अपने। ठीक है, तो ये तो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे या और पढ़ लेंगे इसको। चलिए अब आप विभव केमिस्ट्री की भाषा में समझिए। सबसे आसान बता दूं, पहले जो बताइए ना, कोई कहे कि सर मेरे को तो ये समझ ही नहीं आया, एकांक आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ये नहीं आया तो कोई नहीं, आप ये समझो, ये याद हो जाएगा क्या, इधर देखो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति को विभव कहते हैं। ये लो, ये सबसे आसान हो गया कि मैं एक तत्व हूं, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मेरा ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी ना, उसी को विभव कहते हैं। ये लो, ये तो सबसे आसान हो गया। ये तो जो पहले वाली परिभाषा है उससे तो बिल्कुल हट करके हो गया और बिल्कुल आसान हो गया। और मैं आपको बता दूं, सारे प्रश्न इसी बात पर हल होते हैं। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मेरे इलेक्ट्रॉन ये त्यागने की प्रवृत्ति है या मेरे ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, उसी को मैं क्या कहता हूं बच्चों, विभव कहता हूं। ठीक है, अब इसका मतलब या तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी या त्यागने की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो इस आधार पर विभव जो है हमारे पास दो प्रकार का हो जाएगा कि एक या तो त्यागने की प्रवृत्ति हो, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, या फिर आपने देखा कि क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। या तो क्या आ गई आपके पास त्यागने की प्रवृत्ति, या क्या आ गई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपने कहा था कि विभव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो ग्रहण करने या त्यागने में दो चीजें आ गई, या तो ग्रहण करना या त्यागना। तो त्यागने की प्रवृत्ति या ग्रहण करने की प्रवृत्ति, त्यागा किसमें जाता है, कौन सी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको तो कौन सा विभव कहूंगा बच्चों, ऑक्सीकरण विभव कहूंगा। कौन सा विभव कहूंगा, ऑक्सीकरण विभव। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कौन सा विभव कहलाती है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कौन सी विक्रिया कहलाती है बच्चों, अपचयन विक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सा विभव हो जाएगा, फिर अपचयन विभव हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास अपचयन विभव। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास दो तरीके के विभव हो गए, ऑक्सीकरण विभव जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, अपचयन विभव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब इधर देखो कि मेरे पास एक अभिक्रिया थी जिसके अंदर जिंक ठोस था और वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, Zn+2 एक्वस में बदल रहा था और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, दो इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए थे। तो ये अभिक्रिया कौन सी, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव। और बच्चों एक मेन पॉइंट बता रहा हूं, इधर गौर करना कि इसका ऑक्सीकरण विभव जो मैं लिखूंगा ना, वो इस तरीके से लिखूंगा। ये लिखना सीख लें क्योंकि यही चैप्टर में आएगा। अब डेली का मैं यही बार बार लिखा करूंगा। एक बार बोर्ड बनाऊंगा तो उस बोर्ड में कम से कम 20 बार ये शब्द लिखूंगा। ये देखें, ऑक्सीकरण विभव कैसे लिखा जाएगा, मैं लिखूंगा ई, फिर इसका ऑक्सीकरण विभव जो है वो लिखना है, तो ई तो विभव हो गया। ये ऑक्सीकरण विभव है, कैसे प्रदर्शित होगा कि ये इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में Zn+2 में बदल रहा है। Zn किस में बदल रहा है, Zn+2 में। तो इसके पैरों में मैं लिख दूंगा Zn से Zn+2। तो इसका मतलब ये इसका ऑक्सीकरण विभव हो गया। लिखना आ गया क्या, आप क्या लिखोगे, विभव को कैसे लिखोगे, ई
फिर ऑक्सीकरण लिखना है तो Zn से Zn+2 ऑक्सीकरण हो रहा है ना। देखो यहां पर आवेश 0, यहां पर +2, तो आवेश बढ़ रहा है। आवेश बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण विभव हो गया। क्लियर बच्चों। तो ये आपके पास ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है ये आपने सीख लिया। चलिए आगे। अब आपने क्या करना है, अपचयन विभव। अपचयन विभव की एक अभिक्रिया लिखता हूं मैं कि Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये किस में बदलेगा बच्चों, Cu ठोस के अंदर बदलेगा। ठीक है, तो इसका जो अपने पास विभव है वो अपचयन विभव है। वो कैसे लिखा जाएगा, अपचयन विभव ऐसे लिखा जाएगा बच्चों कि इसकी अपचयन की अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि Cu+2 Cu में बदल रहा है। तो आपने यही लिखना है कि E, फिर लिखोगे आप पैरों में Cu+2 किस में बदल रहा है, Cu में। तो ये इसका अपचयन विभव हो गया। क्लियर बच्चों। तो आपके पास था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति विभव कहलाती है। तो ग्रहण करने वाली अपचयन विभव होगी, त्यागने वाली ऑक्सीकरण विभव होगी। त्यागने वाली क्या, कैसे समीकरण लिख दी और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मैं आपको दो चीजें, ये तो ऑक्सीकरण अपचयन विभव की बातें होंगी। अब मैं जो बातें बता रहा हूं ना, बिल्कुल एक्टिव होकर के सुनो बच्चों, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के ये बात सुनो, क्योंकि ये मिस कर दी तो फिर आपको चैप्टर में समझ में कुछ नहीं आएगा, आपके सारा ही गोचपोच हो जाएगा। गौर करो, मैं स्टार लगा करके बात लिख रहा हूं। स्टार लगा करके पहली बात तो ये लिख रहा हूं बच्चों कि इसका ये Zn+2 का अगर मैं लिखूं, एक का ही ऑक्सीकरण विभव भी हो सकता है और अपचयन विभव भी हो सकता है। एक ही तत्व का अपचयन विभव हो सकता है, ऑक्सीकरण विभव भी और अपचयन विभव भी। अगर मैं इस Zn+2 के ऑक्सीकरण विभव लिखूं तो ये मेरे पास होगा E Zn से Zn+2। ये बात समझना बच्चों। और इसका मैं, इसी का मैं अपचयन विभव लिखूं तो E ये मैं लिखूंगा Zn+2 से Zn। ये बात समझे कि Zn से Zn+2 तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण विभव है। लेकिन मैंने लिख दिया Zn+2 से Zn, यहां पर +2 आवेश था, यहां पर कोई आवेश नहीं, इसका मतलब आवेश प्लस आवेश कम हो गया। कम होना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। तो ये हमारे पास कौन सा विभव हो गया, अपचयन विभव हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि एक ही तत्व का ऑक्सीकरण विभव भी होता है, अपचयन विभव भी होता है, वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। केवल साइन विपरीत होता है, केवल क्या होता है, साइन विपरीत होता है। जैसे कि अगर मैं जिंक के अपचयन विभव की, मानक अपचयन विभव की बात करूं तो वो होता है -0.77 वोल्ट। -0.77 वोल्ट इसका मानक अपचयन विभव होता है। मानक शब्द और लगाया है मैंने, इसका मतलब क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन इसका अपचयन विभव मैंने कितना लिखा है, -0.77 वोल्ट। तो ऑक्सीकरण विभव भी इतना ही होगा, 0.77 वोल्ट ही होगा। लेकिन इसके आगे साइन क्या होगा, प्लस। ठीक है बच्चों, तो आप ये बात समझ गए कि एक ही तत्व का ऑक्सीकरण विभव भी होता है और अपचयन विभव भी होता है। ठीक है, और इसका ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। लेकिन इनके साइन जो है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार इंग्लिश वर्ड बोल देता हूं, इसको पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसको टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो गया, ये टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होते हैं, बस इनके साइन जो है वो क्या होते हैं, आपस में ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो इसका +0.77 वोल्ट है तो इसका -0.77 वोल्ट होगा, बस इतना ही होगा। आप समझे कि अगर पेपर में आपको कहीं ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, लेकिन आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप उसका निशान बदल लेना, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, दे दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप क्या करोगे, बस निशान बदल लोगे, आपके पास ऑक्सीकरण विभव आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों की जरूरत आपको पड़ा करेगी। तो ये एक स्टार डाल करके मैंने पॉइंट लिखा, क्या आपका क्लियर हुआ बच्चों, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
फिर आओ आप इधर, एक और स्टार डाल रहा हूं मैं, स्टार डाल रहा हूं। और ध्यान रखना बच्चों क्या, कि हम जो चैप्टर के अंदर, लेसन के अंदर जो काम में लेंगे वो कौन सा विभव काम में लेंगे? अपचयन विभव काम में लेंगे। अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल काम में लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही काम में लेंगे। ठीक है, अगर किसका ऑक्सीकरण होगा तो भी हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, और रिडक्शन वाले का तो रिडक्शन लिखेंगे। मतलब किसी का ऑक्सीकरण होगा उसका भी अपचयन विभव, और जिसका अपचयन होगा उसका भी अपचयन विभव ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपचयन विभव ही काम में लोगे। तो अगर मैं इसका अपचयन विभव लिखना चाहूं तो इसका तो आपको समझ में आता है, ECU+2 से CU ये बनेगा, और इसका अपचयन विभव लिखना चाहूं तो मैं क्या बनेगा, अभिक्रिया तो हो रही है Zn+2 में बदल रहा है, लेकिन ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, हमें अपचयन लिखनी है। तो अपचयन तो इसका उल्टा होगा कि Zn+2 किसमें बदलेगा, Zn। ये इसका अपचयन विभव हो गया, ये इसका अपचयन विभव हो गया। क्लियर बच्चों? तो आपको चैप्टर में आगे हर किसी का, चाहे किसी का ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, हमें अपचयन विभव ही काम में लेना है। ठीक है, और ये हो गया आपके पास विभव किसे कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में आपको पता लग गया। हालांकि पहले वाली परिभाषा एक जगह काम में आएगी, वहां मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, लेकिन अभी जो है सिर्फ आपको यही सीखना है जो मैंने यहां पर लिख दिया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल चीज है, बिल्कुल आसान। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, त्यागना, त्यागने की प्रवृत्ति विभव, त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव, ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव होते हैं बराबर, सिर्फ होता है निशान का अंतर। और चैप्टर में हम काम में लेंगे कौन सा, अपचयन विभव काम में लेंगे। ये लो बच्चों, एक बात हुई आपकी कंप्लीट। अब मैं दूसरा नया टॉपिक सिखा रहा हूं। दूसरा टॉपिक जिसका ना हेडिंग अपने लिखी हुई थी कि विभव की उत्पत्ति। विभव की उत्पत्ति। ठीक है, ये जो विभव वाला टॉपिक है ना, मैं कई बार ट्रेनिंग्स पे गया हूं केमिस्ट्री की, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे गुरुजन जो है इस विभव टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों कि ये मेरा क्लास अटेंड करने के बाद में आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। विभव बिल्कुल आपके पास साफ साफ पानी की तरह क्लियर होगा आपके सामने। ठीक है, क्या है विभव की उत्पत्ति जाननी है आपको कि विभव किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा बेसिक पॉइंट जानना बच्चों। बेसिक बात यह है कि अगर कहीं ऐसा हो कि आवेश अलग अलग हो जाए, विभेदित हो जाए आवेश, मतलब एक तरफ प्लस हो जाए और एक तरफ माइनस हो जाए, जब भी कहीं भी, और उनको जो जोड़ने वाला पृष्ठ जो होगा ना, मतलब ये इधर सारे प्लस आवेश हो, इधर सारे माइनस आवेश हो, इन दोनों को चाहे मैं लिख दूं प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, माइनस आवेश और प्लस आवेश विभेदित हो गए। इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, संधि पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संधि पृष्ठ कहते हैं। मतलब संधि का मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, इसको अपने कनेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है, इसको संधि पृष्ठ कहते हैं। और संधि पृष्ठ पर जो है वो क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। आवेश में अंतर के कारण दोनों को जो पृथक करने वाली जो सरफेस है, संधि करने वाला जो पृष्ठ है, वहां पर क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने की प्रवृत्तियां आ जाती है, दोनों में से जो ज्यादा रहेगी वही इसका विभव होगा। ठीक है, आपको अभी कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात ध्यान रखने की यार, जहां पर प्लस और माइनस आवेश अलग अलग हो जाएंगे, उन दोनों जो प्लस और माइनस आवेशों को जो जोड़ने वाला पृष्ठ होगा ना, वहां पर विभव ही उत्पन्न होगा। बस आप ये जान लें। ठीक है, तो कैसे, देखो कि अगर मेरे पास ये बात समझ में आ गई ना, चलो इधर देखें। बाबा क्या हुआ कि मेरे पास ये क्या था कि एक पात्र था, इस पात्र के अंदर कॉपर की छड़ डूबी हुई थी और इसके अंदर Cu+2 का विलयन भरा हुआ था। ठीक है, Cu+2 का, CuSO4 का विलयन भरा हुआ था। ठीक है, तो ये मेरे पास छड़ थी किसकी बच्चों, कॉपर की, ये विलयन था CuSO4 का। ठीक है, CuSO4 का मतलब क्या है, Cu+2 और SO4-2 है। ठीक है,
ये ऐसी स्थिति जब होगी ना, तो आपके पास 3 तरीके की प्रक्रियाएं हो सकती है बच्चों, 3 तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, इधर गौर करना कि नंबर 1 बात, इधर देखो आप, नंबर 1 बात मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि आपको हर चीज जो है स्पष्ट शब्दों में सामने आएगी, आपको कहीं भी गोचपोच या ऐसे चीजों को कचरा नहीं होगा आपके सामने। अब क्या हुआ बच्चों कि इसके चारों तरफ जो है वो कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ था। अब इसके अंदर पहली संभावना तो ये है बच्चों कि इसमें से जो कॉपर सल्फेट में से Cu+2 का आयन जो था ना, Cu+2, वो इस छड़ पर जाकर के टकराए और बिना कोई क्रिया करे वापस आ जाए। एक तो ये संभावना है कि इससे कॉपर का जो आयन है वो इस छड़ पर जाकर के टकराए और इससे कोई क्रिया ना करे। ए स्थिति तो ये है। और बी स्थिति ये है बच्चों, ये देख लो, बी स्थिति इसकी ये है कि यहां पर आपके पास, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है क्योंकि मैं स्पष्ट अभिक्रिया लिखना चाह रहा हूं। ये मैंने साइड में थोड़ा सा इलेक्ट्रोड लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं अभिक्रिया लिखी हुई दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखो क्या होगा कि ये संभव है कि पहली बात तो ये थी कि ये इस पर जाता और कोई क्रिया ना करता। दूसरा ये संभव है कि Cu+2 इस क्षण का जो Cu ठोस जो था ना, Cu ठोस, वो इस विलयन में Cu+2 के रूप में जाता। ठीक है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। आयनिक अभिक्रिया अधिकांश उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, तो इसको मैं यूं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। ये लो, ये Cu और ये ठोस था और किसमें चला जाता, Cu+2 के रूप में विलयन में चला जाता। Cu+2 के रूप में विलयन में चला जाता। ठीक है, इस छड़, ये छड़ किसकी बनी हुई थी, कॉपर की। ये कॉपर जो है Cu+2 के रूप में विलयन में चला जाता। जब ऐसा होता तो क्या होता बच्चों कि विलयन में तो Cu+2+2 हो जाते और ये इलेक्ट्रॉन यहां छड़ पर छोड़ के आ गया, तो छड़ पर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये कहानी इस तरीके से बन जाती कि छड़ पर इलेक्ट्रॉन ये छोड़ करके आया है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आया है, तो छड़ तो हो जाती बच्चों माइनस। छड़ तो क्या हो जाती, माइनस। ठीक है, ये छड़ तो हो जाती माइनस। क्यों, क्योंकि कॉपर यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आया है। और विलयन में Cu+2 आ गए, तो विलयन में 2 प्लस आवेश, तो इसका मतलब है विलयन में हो जाता प्लस प्लस प्लस, इसके चारों तरफ प्लस 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 प्लस, यहां पर पूरे विलयन में प्लस प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये स्थिति होती कि कॉपर यहां से इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर छोड़ करके विलयन में जाता, तो विलयन में प्लस आवेश आ जाता, तो ये मैंने प्लस प्लस विलयन में लिख दिया। और छड़ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, इसलिए छड़ पर क्या लिख दिया मैंने, माइनस माइनस लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बी स्थिति होगी। ठीक है, ये बी स्थिति होगी। अब तीसरी स्थिति देखो, तीसरी स्थिति ये थी बच्चों कि आप ये करते कि यहां पर ऐसा हो जाता कि आपके पास ये लो कॉपर की छड़, कॉपर की छड़, ठीक है, और CuSO4 का विलयन भरा हुआ है इसके अंदर। ये लो, ये CuSO4 का विलयन है। ठीक है, ये लो, ये CuSO4 का विलयन है। अब क्या होता कि ये हो जाता है कि Cu+2 जो है विलयन से इस छड़ पर जाता और छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu ठोस के रूप में यहां पर जमा हो जाता। ठीक है, ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से ग्रहण करता, छड़ से, तो छड़ पर क्या आ जाता, प्लस आवेश। ठीक है, विलयन से Cu+2 कहां आ रहा है, छड़ पर जमा हो रहा है। छड़ पर जमा हो रहा है तो छड़ से इलेक्ट्रॉन Cu+2 ने ग्रहण किए हैं, इसलिए छड़ पर तो कौन सा आवेश हो जाएगा, प्लस आवेश। प्लस प्लस प्लस, छड़ पर तो कौन सा आवेश हो जाएगा बच्चों, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं छड़ से। और विलयन में देखो CuSO4 में से Cu+2 जो है, Cu+2 ये छड़ पर चला गया है, तो विलयन में क्या बच गया, SO4-2, तो इसका मतलब विलयन में कौन सा आवेश हो जाएगा, माइनस। तो विलयन में हो जाएंगे माइनस आवेश। देखो ऐसे माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से विलयन में कौन सा आवेश हो जाता है बच्चों, माइनस आवेश हो जाता है। आपने देखा 3 स्थितियां आ गई है आपके पास। पहला तो विलयन में से और छड़ में से कॉपर जो है इससे जाकर के टकराते और कोई क्रिया ना होती।
ठीक है, जब कोई क्रिया नहीं होती तब हम इसको कहते हैं शून्य इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं? शून्य इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें छड़ जो है, छड़ से कॉपर ऑक्सीकृत होकर के Cu+2 के रूप में बदल रही है। Cu+2 के रूप में बदल रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या हुआ? अभिक्रिया कौन सी हुई? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुई तो ये मैंने इसको, ऑक्सीकरण कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है? एनोड पर, तो मैंने इसको लिख दिया एनोड। ठीक है, ये शून्य इलेक्ट्रोड था, ये एनोड है। क्यों? क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में बदल रहा है, तो यहां पर C कंडीशन में क्या हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। अपचयन किस पर होता है? कैथोड पर। तो ये किसका काम हो रहा है? यहां पर कैथोड पर। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि इसमें तो आवेश का कोई अंतर नहीं है, यहां पे आवेश का अंतर है। अंदर इस छड़ पर माइनस है और विलयन में प्लस है। ठीक है, और इसको विभेदित करने वाला ये संधि पृष्ठ है। ये जो छड़ की जो बाउंड्री है ये क्या है? संधि पृष्ठ है। और मैंने आपको कहा था प्लस माइनस विभेदित हो और तो संधि पृष्ठ पर क्या उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न होगा। तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों? विभव उत्पन्न हो जाएगा। एनोड पर विभव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये एनोड का विभव हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर कैथोड पर क्या हो रहा है कि कैथोड की छड़ पर तो प्लस है और विलयन में क्या है? माइनस। विलयन में क्या है? माइनस। तो प्लस और माइनस अलग अलग हो गए, संधि पृष्ठ पर विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसको अपने कैथोड का विभव कहेंगे। तो ये विभव क्यों उत्पन्न होता है बच्चों? क्योंकि जब या तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, त्यागने की प्रवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो छड़ पर माइनस आ जाता है, विलयन में प्लस आ जाता है। प्लस और माइनस जो है वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने से इसके संधि पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर छड़ पे विलयन जो धातु के कण है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी तो अपचयन होगा, और अपचयन से छड़ पर प्लस आवेश आ जाएगा और विलयन में माइनस आ जाएगा। तो अब प्लस माइनस का क्या हो गया? विभेदन हो गया। तो यहां पर भी संधि पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आवेश में पृथक्करण हो जाने से विभव की उत्पत्ति होती है। क्लियर हुई बात बच्चों? कि 3 कंडीशन मानी कि पहले कोई क्रिया नहीं हो, दूसरी इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तीसरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। ठीक है, त्याग न त्यागे न ग्रहण करे तो शून्य इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो एनोड, ऑक्सीकरण होता है इसलिए एनोड, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो अपचयन होता है इसलिए कैथोड। ठीक है, और इनके जो है ये क्या हो जाएंगे? विभव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप विभव की परिभाषा भी और समझ सकते हैं। क्या हो जाएगी विभव की परिभाषा? देखो, विभव के लिए अपने क्या कर सकते हैं कि देखो, अब क्या हो गया? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड तथा विलयन में आवेश का क्या हो रहा है बच्चों? आवेश का पृथक्करण हो गया। पृथक्करण हो जाने पर, ठीक है, देखो इलेक्ट्रोड और विलयन में आवेश का पृथक्करण हो गया। ठीक है, तो आवेश का पृथक्करण हो जाने पर क्या होगा कि धनावेश व ऋणावेश के संधि पृष्ठ पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कौन सा विभव कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस विभव जब इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होता है, इन इलेक्ट्रोडों पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये कैसे अंतर हुआ? तो आप देखो, आपने विभव की परिभाषा देखी, ऑक्सीकरण विभव की देखी, अपचयन विभव की देखी। अब आप इलेक्ट्रोड विभव समझ रहे हो। इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया? जो ये विभव उत्पन्न हुआ है वो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न हुआ है, तो इसको अपने इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। परिभाषा क्या होगी कि इलेक्ट्रोड और विलयन में आवेश का पृथक हो जाने पर आवेश का पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश का जो संधि पृष्ठ होगा ना, उस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और आईयूपीएससी जो है ना, आईयूपीएससी वो क्या कहती है कि अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है।
अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, तो अपचयन विभव को लिखा हो या इलेक्ट्रोड विभव लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब आपने समझना है। ठीक है, तो ये बात होगी आपके पास विभव की उत्पत्ति की। देख लो, आवेश का पृथक्करण हो जाने पर मैंने आपको बताया कि संधि पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। चलो बच्चों, अब होगी बात ये विभव की उत्पत्ति की। विभव किसको कहते हैं, फिर विभव की उत्पत्ति जान ली हमने। फिर आओ आप नेक्स्ट देखो क्या होगा बच्चों कि आपके पास जो विभव आ गया वो विभव किस किस से प्रभावित होता है। ठीक है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा कारक विभव को प्रभावित करता है या नहीं करता है। तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इनमें कौन कौन सा कारक है। एक तो कारक है हमारे पास इलेक्ट्रोड की प्रवणता, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसी है। आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है या त्यागने की प्रवृत्ति है, इस बात पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। एक निर्भर करता है बच्चों ताप पर, ताप बदलने से इलेक्ट्रोड विभव बदल जाता है। एक निर्भर करता है दाब पर, और चौथा निर्भर करता है सांद्रता पर। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से बच्चों, इलेक्ट्रोड की प्रकृति और ताप, दाब और सांद्रता। देखो, किसी एक धातु के लिए, अब मैं यहां से इस बात से प्रभावित करने वाले कारक हो गए, इस बात से एक नया टॉपिक निकल करके आ रहा है जिसका नाम है मानक अपचयन विभव। मैं कहूं मानक अपचयन विभव, या मैं इसको कहूंगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, या मैं इसको कहूंगा या मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये जो है आपने क्या करना है, इसकी परिभाषा देखनी है कि पहले अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा तो देख ली, अब मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्या परिभाषा है। ठीक है, देखो, ताप हो बच्चों 298 केल्विन, ताप कितना हो 298 केल्विन, ये मानक स्थितियां हैं। क्या है, मानक स्थितियां, मानक कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी पड़ेगी। ताप की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, वो 298 केल्विन ताप होती है, या इसको हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। दाब कितना होता है, एक बार बार का मतलब ऐसा नहीं कि एक बार दबा के छोड़ दिया, नो, बार दाब की इकाई है। ठीक है, तो एक बार दाब हो और सांद्रता हो 1 m, सांद्रता कितनी हो 1 m। तो ये स्थितियां कौन सी होगी, मानक होगी, स्टैंडर्ड होगी। टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 298 होगा तो वो स्टैंडर्ड का होगा। दाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार हो तो वो दाब स्टैंडर्ड का होगा। सांद्रता कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 m होगी तो वो स्टैंडर्ड की होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो मानक स्थितियां आई हैं। तो अब आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा देख लो। कहता है कि 298 केल्विन ताप व एक बार दाब पर 1 m सांद्रता वाले, 1 m सांद्रता वाले विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड के विभव को मानक अपचयन विभव या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मानक इलेक्ट्रोड या मानक अपचयन विभव की परिभाषा आ गई। क्या कि 298 केल्विन ताप एक बार दाब पर
और 1 m सांद्रता वाले विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड के विभव को मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है मानक या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड विच इज डिप्ड इन 1 m concentrated solution at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure, the potential of electrode is known as standard reduction potential or standard electrode potential. क्लियर? तो ये आपके पास मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आ गई है। और इसको प्रदर्शित करना हो तो जैसे मान लो आपने किया था Cu+2 से Cu, ठीक है, ये तो अपचयन विभव है, लेकिन अगर यहां पर नोड लगा दोगे, ये ऐसे नोड लगा दोगे तो ये मानक अपचयन विभव हो गया। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव हो गया। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि Zn+2 से Zn ये अपचयन विभव है, ठीक है, अगर ये तो अपचयन विभव है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नोड ले लगा दिया तो ये मानक अपचयन विभव हो गया, स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो ये नोड लगे हुए तो आप स्टैंडर्ड है, नहीं लगी हुई तो सीधा ये। क्लियर? तो ये बात भी आपने सीख ली। चलो भाई, अब आप सीखने की जो कड़ी है वो चल रही है, ऐसा नहीं है खत्म हो गई है। चलो अब आप देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से, देखो ये मैं बात जबरदस्त वाली बता रहा हूं क्योंकि इस पर बहुत कहानी चलेगी अब आगे। आपने यूं बनाया था डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, ऐसे बनाया था। ठीक है, कॉपर की जिंक की छड़, ये जिंक की छड़, कॉपर की छड़, चालक तार से जुड़े हुए थे। ठीक है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, ZnSO4 का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और लवण सेतु, ये इस तरीके से था। ठीक है, ये हमारे पास होता था एनोड और यहां पर होता था कैथोड। ठीक है, तो आपके पास सेल पोटेंशियल या सेल विभवांतर क्या होता है, ये ध्यान दें आप कि सेल विभवांतर क्या होता है, ये ध्यान दें बच्चों। सेल विभवांतर क्या होता है? सेल विभवांतर होता है कि आपके पास जो एनोड है, एनोड पर क्या परिवर्तन होता है बच्चों? एनोड पर आपको पता है जिंक जो है वो Zn+2 में बदला करता होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं लिखना चाहूं कि अपचयन, पहले मैं ऑक्सीकरण विभव लिखना चाहूं, इसका मैं लिखूं ऑक्सीकरण विभव, तो वो मेरे पास आएगा कितना बच्चों? वो आएगा EZ। अगर मैं मानक लिखना चाहूं तो मानक लिख देता हूं, मानक ऑक्सीकरण विभव जो है E नोड आएगा Zn से Zn+2। ऑक्सीकरण तो ऐसे ही हो रहा है ना। ठीक है, अगर मैं अपचयन विभव लिखना चाहूं तो मानक अपचयन विभव में अगर लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों? मैं इसको लिखूंगा E नोड Zn+2 से Zn। ठीक है, तो अगर मैंने, आप इसको समझ रहे हैं क्या बात को? क्या कि अगर मैंने Zn से Zn+2 लिखा है तो ऑक्सीकरण विभव, Zn+2 से Zn लिखा है तो अपचयन विभव। ठीक है, फिर आप, ये तो एनोड पर चेंज हो गया। फिर आप देखो कैथोड पर क्या हो रहा है। कैथोड पर ये हो रहा है कि आपको पता होता है कि Cu+2 कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu ठोस में बदला करता होता है। ठीक है, ये अब आने लग जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है कहां पर, क्योंकि ये तो मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि अब डेली यही चलेगा। ठीक है, तो उसको अगर किसी को नहीं आ रहा अभी भी तो अच्छे से इसको सीख ले, क्योंकि अभी आगे यही चलेगा फिर भी। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं मानक अपचयन विभव लिखना चाहूं, मानक अपचयन विभव, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो E नोड अपचयन Cu+2 से Cu में अपचयन हो रहा है तो आप लिखोगे Cu+2 से Cu, तो ये अपचयन विभव हो गया। लेकिन अगर मैं इसका लिखना चाहूं मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, तो आपके पास होगा E नोड Cu से Cu+2। अरे ऑक्सीकरण तो तभी होगा ना जब Cu+2 में बदलेगा, तो इसलिए ये ऑक्सीकरण विभव होगा। ठीक है, लेकिन मेरे को तो सेल विभवांतर चाहिए। ठीक है, तो सेल विभवांतर क्या होता है बच्चों? सेल विभवांतर, ये मैं अब साफ कर देता हूं डायग्राम। देखो सेल विभवांतर क्या होता है, गौर करना बच्चों। ये सेल विभवांतर,
देखो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो तो होता है ई सेल, मतलब सेल का विभवांतर या सेल का विद्युत वाहक बल, इसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो सेल का ई सेल का मान क्या होगा कि कैथोड के अपचयन विभव में से, मानक सेल विभवांतर है, ये मानक लगा देना आगे, कि मानक सेल विभवांतर जो आएगा कि कैथोड के अपचयन विभव में से घटा दें एनोड का अपचयन विभव, तो आपके पास सेल विभवांतर आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि ई सेल बराबर होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, चाहे नोड हो चाहे ना हो, समीकरण यही रहेगी। ठीक है, अगर आप इसको यू लिखना चाहते हो, डेनियल सेल के लिए लिखना चाहते हो, तो ई सेल नोड बराबर कैथोड, कैथोड का मानक अपचयन विभव, क्योंकि आप ये कौन सा विभव काम में ले रहे हो, अपचयन विभव काम में लोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ध्यान रखना। सिर्फ अपचयन विभव, आप तो चैप्टर में यही अपचयन विभव ही काम में लोगे। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है। इसका अपचयन विभव क्या होगा, ई सेल नोड बराबर कि Cu का Cu प्लस 2 से Cu अपचयन विभव हो गया माइनस ई नोड, एनोड का भी अपचयन विभव, एनोड का अपचयन विभव क्या होगा, मानक अपचयन विभव क्या होगा, Zn प्लस 2 से Zn। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कब इसको और मैं एक बार लिख देता हूं कि ये किस लिए आ रहा है, कब आ रहा है, जब अपचयन विभव दिया गया हो, आपने अपचयन विभव के आधार पर काम करना हो, तो यही फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, और इसी के लिए मैं स्टार डाल करके बातें लिख देता हूं बच्चों। देखो कि ये जो सेल विभव है ना, ई सेल नोड, ठीक है, ये जब इसका मान प्लस में आएगा, प्लस में आएगा ना, तभी वो अभिक्रिया स्वतः होगी। अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया होगी स्वतः। ठीक है, मतलब ये जो Zn इलेक्ट्रॉन त्याग के Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ये अपने आप कब होगा, जब ई सेल नोड का मान जो है किसमें आए, प्लस में आए। इन दोनों का अंतर किसमें आए, प्लस में आए, वही अभिक्रिया संभव होगी। अगर ये माइनस में आ गया तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और ई सेल नोड का मान जो है अगर माइनस आ गया तो प्रक्रम जो है वो अस्वतः होगा। प्रक्रम कैसा होगा, अस्वतः। प्रक्रम स्वतः होने का मतलब सेल बनेगा, सेल बनेगा, और अस्वतः होने का मतलब है सेल नहीं बनेगा। कौन सा सेल, विद्युत रासायनिक सेल नहीं बनेगा, विद्युत रासायनिक सेल नहीं बनेगा अगर ये माइनस में आ गया तो। ठीक है, आपको एक न्यूमेरिकल मैं अभी करवाऊंगा, एक दो न्यूमेरिकल, लेकिन उसमें आपको क्या होगा कि यूं मान दे रखे होंगे और कहेगा कि बताओ निम्न में से किसका सेल विभव संभव है, किसका संभव नहीं है। तो आप देखना कि संभव तो उसका होगा जिसका मान प्लस में आएगा, संभव किसका नहीं होगा, जिसका मान माइनस में आएगा। ठीक है, और अगर ई सेल जीरो का मान, ई सेल जीरो का मान जीरो आ जाए, मतलब विभवांतर का मान कितना आ जाए, जीरो, तो इसका मतलब उसमें धारा नहीं बह रही, धारा नहीं बहेगी। ये ध्यान रखना, ना तो आवेश बहेगा ना धारा बहेगी। जब विभवांतर ही नहीं होगा, विभव का अंतर ही नहीं होगा, तो धारा नहीं बहेगी और ना ही जो है आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है बच्चों, चलो ये बात आपने ई सेल नोड के बारे में सीख ली। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक तो न्यूमेरिकल करवा देता हूं, चलो देखो, इसका मैं एक तो न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। जैसे कि आपको यूं दे दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रखा है, वो करवा देता हूं मैं आपको। कह रहा है कि आपके पास एक अभिक्रिया है 2Ag प्लस प्लस CD, ये बन रहा है, अभिक्रिया हो रही है कि CD प्लस 2 में बदल रहा है और 2Ag ठोस में बदल रहा है। इसके लिए मान दे रखे हैं 2Ag प्लस से Ag का मान जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.80 वोल्ट, और आपको ई नोड CD प्लस 2 से CD का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 0.40 वोल्ट। ये आपको न्यूमेरिकल दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ सेल का विभवांतर कितना होगा, सेल का विभवांतर कितना होगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, आंसर बराबर होगा ई सेल नोड का मान होगा ई कैथोड माइनस
ई नोड एनोड, ये होगा। तो आपको एनोड और कैथोड छांटने आना चाहिए। देखो आपके पास क्या हो रहा है, CAG प्लस AG में बदल रहा है। AG पर यहां पर प्लस आवेश था, यहां पर कोई आवेश नहीं, तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है तो ये कैथोड है। कैथोड को आप क्या लिखोगे, AG प्लस से AG माइनस, देखो CD से CD प्लस 2 हो रहा है, आवेश में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप इसको क्या लिखोगे, CD से CD प्लस 2। नहीं, ये तो ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन हमें अपचयन विभव चाहिए, अपचयन विभव चाहिए, तो CD प्लस 2 से क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों के अपचयन विभव दे रखे हैं। इसका अपचयन विभव कितना दे रखा है, 0.80 वोल्ट, माइनस इसका ये मान माइनस में है बच्चों, ये किसमें है, माइनस में। तो फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, फिर आपने इसका मानक अपचयन विभव लिखना है, इसका मानक अपचयन विभव का मान है माइनस 0.40, तो इसको लिखेंगे माइनस 0.40 वोल्ट। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.80 वोल्ट प्लस 0.40 वोल्ट, तो प्लस आ जाएगा 1.20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहां पर मुख्य बात आपने क्या सीखनी थी कि आपको पहचान आना चाहिए कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। ठीक है, तो ये अंतर जब आपको समझ में आएगा तभी आप इसका सेल विभवांतर निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी एक न्यूमेरिकल की। अब आपसे पूछे कि बताओ ये जो ऊपर अभिक्रिया लिखी हुई है वो संभव है या नहीं है, तो आप मान किस में आ रहा है, प्लस में, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल संभव है। ठीक है, अगर ये माइनस में मान आ रहा होता तो आप कहोगे ये संभव नहीं है। अब जो एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो पीछे के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो दे रखे हैं, उसके अंदर ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बहुत सारे मान, स्टार्ट के 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें बहुत सारे मान दे रखे हैं और पूछ रखा है कि बताओ संभव है या नहीं है, संभव है या नहीं है। तो ऐसे मान जो है आपको करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, उनकी सबकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। चलो अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, गौर करना बच्चों। क्या है कि आज की वीडियो मुझे लग रहा है कि काफी लंबी हो रही है, तो एक न्यूमेरिकल और करवा ही देता हूं। ध्यान दें, न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल ये है, ये बात आप समझ जरूरी है ये करना। कहता है निम्न सेल अभिक्रिया, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि निम्न सेल अभिक्रिया स्वतः होगी या अस्वतः, अस्वतः, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको अभिक्रिया भी दे रखी है कि आपके पास था Zn प्लस CO प्लस 2 बन रहा है Zn प्लस 2 और CO, ये अभिक्रिया है। ठीक है, इसके लिए मान दे रखे हैं ई नोड Zn से, ई नोड Zn से Zn प्लस 2 का मान दे रखा है 0.76 वोल्ट, और आपके पास ई नोड CO से CO प्लस 2 का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 0.28 वोल्ट। ठीक है, ये मान आपको दे रखे हैं और पूछ रखा है कि बताओ ये सेल संभव है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसका आंसर निकालो। आप आंसर करोगे, आप कहोगे कि जी मैं तो संभव है, संभव ऐसे स्वतः ऐसे निकालता हूं कि ई सेल का मान अगर मेरे पास प्लस आता है तो मैं कहता हूं संभव है, ई सेल का मान माइनस आता है तो मैं कहता हूं संभव नहीं है। ठीक है, तो मेरे को ई सेल नोड का मान निकालना है, तो ई सेल नोड का मान मुझे, मेरे पास क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये कौन सा विभव काम में लेते हो, ये वाला फॉर्मूला कब लेते हो, जब विभव कौन सा निकालना हो, अपचयन विभव, कौन सा हो, अपचयन विभव। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपचयन विभव काम में लेना है। आपने लिखा कि अपचयन विभव काम में लेना है तो कैथोड को का पहले अपचयन विभव लिखेंगे। कैथोड कौन सा है, देखो CO प्लस 2 CO में बदल रहा है, मतलब प्लस आवेश घट रहा है, तो अपचयन तो ये वाला है, ई नोड CO प्लस 2 से CO, ये लो, ये तो हो गया कैथोड। अब एनोड वो होगा जिस पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण Zn से Zn प्लस 2 में बदल रहा है। ठीक है, तो ई नोड, हालांकि Zn से Zn प्लस 2 में बदलना ऑक्सीकरण है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपचयन विभव लिखना है तो मैं लिखूंगा Zn प्लस 2 से Zn। ठीक है, अब मैं देखता हूं फॉर्मूले में मान, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये 0.80 वोल्ट दे रखा है इसका मान,
लेकिन गौर से देखो, यहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आपने थोड़ा सा गौर नहीं किया तो। ये मान दे रखा है CO से CO+2 का, मतलब ये ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। देखो यहां से 0, यहां पर +2 आवेश, आवेश बढ़ रहा है, ये ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। लेकिन मुझे यहां पर कौन सा विभव चाहिए? CO+2 से CO चाहिए, उल्टा है ये दोनों। मुझे यहां पर अपचयन विभव चाहिए, लेकिन दे ऑक्सीकरण विभव रखा है। लेकिन क्या आपको याद होगा, आप यहां पर तुरंत समझ जाओगे कि सर ने मुझे बताया था कि ये अगर ऑक्सीकरण विभव हो और मुझे अपचयन विभव चाहिए तो इसके आगे निशान बदल दूं। ये प्लस में दे रखा था तो इसके आगे मैं माइनस का निशान बदल दूं तो ये मेरे पास अपचयन विभव हो जाएगा। ये बात समझ में आई? चलो फिर ये सूत्र वाला, ये माइनस, फिर मेरे को चाहिए Zn+2 से Zn, मतलब अपचयन विभव चाहिए। मैंने यहां पर देखा Zn से Zn+2 दे रखा है, मतलब ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि अल्लाह अब क्या करें, तो आपको याद आएगा तुरंत सर ने क्या बताया था। ये बताया था कि भाई ऑक्सीकरण विभव दिया हो और आपको अपचयन विभव निकाल चाहिए तो आप क्या करो, ऑक्सीकरण विभव का आगे निशान बदल दो, या फिर निशान प्लस का है यहां पर माइनस का लगा दो, तो आप लगा दोगे -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास हो गया -0.28 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.76 वोल्ट। अब प्लस में से माइनस घटा दो। ठीक है, तो ये आपके पास 16 में से 8 गए 8, फिर बचा यहां पे 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, सॉरी 6 में से 2 गए 4, तो ये 0.84 वोल्ट आ गया। ये प्लस वाला ज्यादा था तो आंसर किसमें आया है, प्लस में। तो आप बताओ संभव ये प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः? प्लस में आया है तो आंसर किसमें होगा बच्चों, स्वतः होगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपके पास एक कि स्वतः अस्वतः की अब बात होगी। लेकिन मैं आपको, क्योंकि अब बात चल ही रही है तो मैं एक बात और बता करके ही जाऊंगा। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे एक और बात सीखें, क्या है बच्चों, ये है कि यहां पर जो आपने अपचयन विभव काम में लिया है ना, इसका फॉर्मूला कंपटीशन में अगर आप चले जाओ नीट जेई में, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तब आपको यह ध्यान रखना है कि वैसे तो आपको अपचयन विभव 12वीं में तो यही करना है, अपचयन विभव से ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में करना हो तो अगर ऐसा हो कि एनोड का तो आपको दे रखा हो ऑक्सीकरण विभव, एनोड का क्या दे रखा हो, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो, और कैथोड का दे रखा हो, कैथोड का दे रखा हो अपचयन विभव, अपचयन विभव, तो ये फॉर्मूला जो है ई सेल नोड का मान ये भी हो जाएगा ई नोड कैथोड प्लस ई नोड एनोड, मतलब दोनों को जोड़ करके सेल विभव का मान निकाल सकते हो। इसका क्या दे रखा होगा, अपचयन विभव, क्योंकि इसका अपचयन ही होता है और अपचयन विभव दे रखा हो, और इसका ऑक्सीकरण होता है और क्या दे रखा हो, ऑक्सीकरण विभव ही दे रखा हो, तो दोनों को जोड़ करके भी हम सेल विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का अपचयन होगा तो कैथोड माइनस एनोड होगा। ठीक है, अगर दोनों का ऑक्सीकरण विभव हो गया, अगर दोनों का ऑक्सीकरण विभव हो गया तो ई सेल नोड का मान हो जाएगा ई एनोड माइनस ई नोड कैथोड। कब, जब दोनों का ही क्या हो, ऑक्सीकरण विभव और ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, मतलब दोनों का, अब आप देखो दोनों का अपचयन विभव दे रखा हो तो कैथोड माइनस एनोड, दोनों का ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो तो एनोड माइनस कैथोड, कैथोड का अपचयन विभव दे रखा हो, एनोड का ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो तो दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो क्यों मैं ये सारे फॉर्मूले क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन जो आएगा कंपटीशन के अंदर वो आपको कहेगा कि निम्न में से ई सेल नोड का कौन सा सूत्र संभव है या नहीं है। ठीक है, तो अब आपको अलग अलग समीकरण दे रखी होंगी कि अपचयन विभव के लिए ये समीकरण दे रखी होगी, ऑक्सीकरण के लिए ये दे रखी होगी, और अपचयन और ऑक्सीकरण के लिए ये दे रखी होगी। तो आपको पूछेगा कि बताओ ये तीनों में से कौन सी संभव नहीं है, तो आप कहोगे सर तीनों ही संभव है। ठीक है, अपचयन विभव दे रखा है तो अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर, तो कैथोड माइनस एनोड। ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, एनोड का, तो एनोड माइनस कैथोड। और अगर
कैथोड का अपचन विभव दे रखा हो, एनोड का ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो, तो आपके पास कैथोड प्लस एनोड हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का निशान आएगा, दोनों को जोड़ करके भी इसे का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास खूब लंबी, लेकिन कोई बात नहीं, एक लास्ट बात तो मैं करवा करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि अब जब इतना कुछ करवा दिया तो फिर एक टॉपिक क्यों छोड़नी, एक बात क्यों छोड़नी। देखो इधर देखो क्या हुआ कि अब आपके पास एक दो शब्द आते हैं, एक तो सेल विभव और एक आता है सेल विभवांतर। इनमें अंतर क्या है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि सेल विभव और सेल विभवांतर में क्या अंतर है। तो आप ऐसे करते हैं ना बच्चों कि ये आपके पास से एक अर्ध सेल हो गया, ये दूसरा अर्ध सेल हो गया, ठीक है। अब ये इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, ठीक है। आप इसका विभव निकालते हो, मान लो ई सेल नोड बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, अपचयन विभव के लिए मान निकालते हो। आपको ये फॉर्मूला याद रखना वैसे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ई सेल विभव क्या होता है कि कैथोड व एनोड के अपचयन विभवों का अंतर, अपचयन विभवों का अंतर, ठीक है, सेल विभव कहलाता है, सेल विभव कहलाता है जब दोनों अर्ध सेलों को जोड़ा ना जाए, दोनों अर्ध सेलों को जोड़ा ना जाए, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ा हुआ ना हो, देखो मैंने कोई चालक तार से नहीं जोड़ा, तब कैथोड के अपचयन विभव और एनोड के अपचयन विभव का अंतर जो है वो सेल विभव कहलाता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं बच्चों, ये देखो, अगर मैं इन दोनों को चालक तार से जोड़ दूं, अब मैं इनके अंतर निकालूं, तो वो क्या कहलाएगा, सेल विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। एनसीआर जो आरबीएससी सिलेबस है उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर आएगा आपके पास ये क्वेश्चन की सेल विभव और विभवांतर में अंतर लिखो, तो आप कहोगे कैथोड के अपचयन विभव और एनोड के अपचयन विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है, जबकि दोनों अर्ध सेलों को जोड़ा ना गया हो, ठीक है। और सेल विभवांतर क्या कहलाता है, कैथोड के अपचयन विभव और एनोड के अपचयन विभव का अंतर सेल विभवांतर कहलाता है जब दोनों को जोड़ दिया गया हो, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जब इनको जोड़ा नहीं गया तो इसका मतलब इसके अंदर धारा नहीं बहती और इसके अंदर धारा बह रही होती है, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया जाता है। यहां पर धारा बहती है, यहां पर धारा नहीं बहती, क्योंकि जोड़ा ही नहीं हुआ है। फिर आप देखो तीसरा पॉइंट कि ये जो विभव होता है ना, यहां जो विभव आएगा सेल विभव जो है, सेल विभव सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। अधिकतम विद्युत वाहक बल कौन सा होगा, जो सेल विभव होगा वही इसका अधिकतम विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि अभी इनको जोड़ा गया है, इसमें कुछ भी कमी नहीं आई है, यूज तो कुछ हुआ ही नहीं, तो सबसे ज्यादा अभी है। लेकिन जब जोड़ दोगे तो कुछ इस तार में आवेश बहने की वजह से विभव में कुछ कमी आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो सेल विभवांतर होता है ना, सेल विभवांतर सदैव अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होता है, अधिकतम विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्योंकि आवेश के प्रवाहित होने से कुछ विभव में क्षरण हो जाता है, विभव कम हो जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देख लो कि सेल विभव का मान विभव मापी से ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात किया जाता है, विभव मापी से ज्ञात किया जाता है। और सेल विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से ज्ञात किया जाता है, वोल्ट मीटर से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर दोनों में अंतर पूछ ले तो आप कहोगे कि दोनों के विभवों का अंतर जो है वो सेल विभव कहलाता है जब इनको जोड़ा ना जाए, और जब जोड़ दिया जाए तो कैथोड और एनोड के अपचयन विभवों का अंतर सेल विभवांतर कहलाता है। इसमें धारा नहीं बह रही होती है, इसमें धारा बह रही होती है। इसका सेल विभव जो है अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन सेल विभवांतर अधिकतम विद्युत वाहक बल से सदैव क्या होता है बच्चों, कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षरण हो जाता है। जब जोड़ दोगे तो कुछ तो काम में आएगा ही ना, तो विभवांतर जो है कम हो जाता है। विभव किससे मापा जाता है, विभव मापी से, सेल विभव मापी से ज्ञात किया जाता है, और सेल विभवांतर जो है वो वोल्ट मीटर से ज्ञात किया जाता है।
तो ठीक है बच्चों, ये आपकी एक बहुत ही मेगा क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, जिसमें बहुत कुछ मैंने जो है वो आपको सिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आगे के लिए। और भी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा बहुत और सीख लेंगे तो फिर हम इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।